हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कल के लिए। आप में से बहुत सारे लोग जुड़े भी कल लाइव में, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वीडियो 15 मिनट तक तो चला, लेकिन सामने वाले को दिख ही नहीं रहा था कि मैं वहाँ पे हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज भी था, उसके साथ में कुछ नेटवर्क इश्यूज भी थे, तो इसलिए कल नहीं हो पाया। कुछ दिनों में ये चीज़ें डिजिटल स्टूडियो पे चली जाएंगी या और कुछ चीज़ें हो जाएंगी, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। या अगर उसमें लेट हुआ तो उसके पहले अगर मुझे लगता है कि जैसे लोगों के प्रॉब्लम बेसिकली दो ही प्रकार के हैं, पहला स्टडी से रिलेटेड, दूसरा पर्सनल इशूज। पर्सनल इशूज में जैसे मनी का प्रॉब्लम है, घर वालों की प्रॉब्लम है, तो किसी की शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो किसी की और प्रॉब्लम है। और स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम में बेसिकली है कि नोट्स कैसे बनाएं, उसके साथ में कोई चीज़ लंबे टाइम तक याद नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, या चीज़ों को कैसे एक ही बार में पढ़ें, वो चीज़ें माइंड में चली जाएं। तो कुछ स्टडी टेक्निक्स होते हैं, उन सब पे बेसिकली 2-3 ही टाइप की चीज़ें आ रही थी। तो मैं ऐसा करूँगा कि 2 चीज़ पे उसको बना ही दूंगा वीडियो, अगर थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि 15 से 20 के आसपास मैं सोच रहा हूँ चीज़ों को डिजिटल स्टूडियो मतलब उसमें जो है हम लोग डिजिटल बोर्ड पे आ जाएं। तो आज हम लोग टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें हम लोग स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी को करने वाले हैं। देखो पार्लियामेंट इसके पहले लगभग चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, 2-4 चीज़ें रह गई हैं, वो बेसिकली आर्टिकल से रिलेटेड हैं। तो मैं ऐसा करूँगा कि जैसे ये चीज़ हो जाएगा, इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करने के पहले एक बची हुई है कैबिनेट कमेटी जो 5 से 10 मिनट का है, और हम ऐसा करेंगे कि एक जो है मैं एक वीडियो बना दूंगा पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको 15 से 20 मिनट में करा दूंगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रिविलेज से रिलेटेड है, या फिर आर्टिकल 121 इंपॉर्टेंट है, 120 इंपॉर्टेंट है, 116 इंपॉर्टेंट है, 118 जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी से ही रिलेटेड है कि कुछ स्पेशल पावर पार्लियामेंट को मिलता है कि वो ऐसा कुछ अपनी ऑथराइजेशन के लिए ऐसा कुछ कर सकें। तो ऐसा करेंगे कि एक आर्टिकल उस पर बना ही देंगे, मतलब एक वीडियो उस पर बन ही जाएगा, जिससे हम लोग जो है इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो इसके साथ में ही पार्लियामेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे आएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की। ये बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, जिसे स्थायी समिति भी कहते हैं, इसके अंतर्गत 6 आते हैं। और इसके साथ में दूसरा है एडहॉक कमेटी, जिसे अस्थायी समिति भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग बेसिकली जांच समिति को देखेंगे, सलाहकार समिति को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी की। अगर इसको देखें पार्लियामेंट्री कमेटी, अगर ये राइट्स मिलता कहाँ से है पार्लियामेंट को, एक्चुअली ये पार्लियामेंट जो हमारी संसद है जिसमें लोकसभा राज्यसभा आती है, वो उनके ऊपर जैसे उसमें देखेंगे, जैसे जो हमारे माननीय एमपी लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग देखेंगे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, उनको लॉ से रिलेटेड उतना नॉलेज नहीं होता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि विशेषज्ञों की जिससे उसमें राय आती रहे, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं आता है, कहीं वहाँ का चुनाव है तो कहीं वहाँ का चुनाव है, उसमें बिजी रहते हैं या उनके अपने अपने इशू चलते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये लोग पार्लियामेंट्री कमेटी बताते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ उसमें शामिल होते हैं, तो जो भी मुद्दे होते हैं उनमें अच्छे से डिस्कशन हो जाता है। तभी कभी कभी देखते होंगे जैसे बीजेपी कोई बिल लेके आई, जैसे एग्रीकल्चर वाली बिल आनी थी, ठीक है, कांग्रेस उसे क्यों बोल रही थी कि इसको ज्वाइंट कमेटी के पास में भेज दो, तो उससे क्या होता है कि उस बिल पर अच्छे से डिस्कशन हो जाता है। तो कुछ और चीज़ें आ जाती हैं जिसके बाद से चीज़ें, जैसे आप लोग क्रिमिनल जस्टिस वाला जो अभी एक वो था वो गया है ज्वाइंट कमेटी के पास में, तो ऐसी चीज़ों को वहाँ पे भेज दिया जाता है। बेसिकली इसका जो मतलब होता है, ये क्यों बनाई जाती है, जिससे पहली बात तो उनके पास में समय, जिससे समय की भी हो, ठीक है। इसमें कुछ विशेषज्ञ आ जाएंगे तो कुछ अच्छे सुझाव भी मिल जाएंगे, तो इससे क्या होगा, अच्छे सुझाव भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें ये राइट हमको मिलता कहाँ से है, जैसे आप लोग आर्टिकल 105 पढ़ते हैं। आर्टिकल 105 में क्या होता है, आर्टिकल 105 स्पेशल प्रिविलेज की बात करता है कि पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं उनके पास में कुछ राइट्स हैं, वो अपने लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं। फिर इसके साथ में अगर हम लोग आर्टिकल 118 की बात करें तो वो भी बताता है कि अपनी अथॉरिटी चलाने के लिए, मतलब कि ऐसा कुछ जो है पार्लियामेंट बना सकती है, कुछ कमेटी टाइप का। तो बेसिकली इन 2 आर्टिकल से आप इसको देखने में आ सकते हैं। तो बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटी में। इसमें 6 कमेटियों को देखते हैं। एक होता है वित्त, उसके साथ में जांच समिति, परीक्षण और नियंत्रण की समिति, विभागीय समिति, दैनिक कार्य और सेवा समितियां। तो एक एक करके करते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बेसिकली जो वित्त से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसमें लोक लेखा आती है, एस्टीमेट आती है और लोक उपक्रम आती है। इन तीनों से कई बार यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, इवन यूपीएससी में भी 2 से 3 बार क्वेश्चन इधर उधर से घुमा के इसमें पूछ लिया जाता है। तो एक एक करके करते हैं। बात है
लोक लेखा समिति की। ये आता कब है? 1919 का जो एक्ट आता है, 1919 के एक्ट के आधार पर 1921 में आता है। अगर सबसे पुरानी कमेटी की बात की जाए तो कौन सी है? लोक लेखा कमेटी। ठीक है, इसको अगर लाने में स्वतंत्रता के बाद अगर देखें, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं जीवी मावलंकर जी। ठीक है, ये उस समय हमारे लोकसभा के स्पीकर भी थे। ठीक है, तो 1955 में ये जो है पहली बार स्वतंत्रता के बाद ये बनती है। अगर बात करें इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन लोकसभा से ही होंगे। कौन? बेसिकली ये विपक्षी दल का होगा। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये 1967 से ऐसी परंपरा बन गई है कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल का ही होगा। ऐसे सोचो कि इस पे जो मुद्दे आते हैं वो कैग से रिलेटेड आते हैं, और कैग किस पे सुनवाई करता है? जो हमारे वित्त से रिलेटेड है, जो फंडिंग अलग अलग डिपार्टमेंट को दी जाती है उस पे है। अब अगर इसमें कोई पक्ष वाला ही आ जाएगा तो बजट तो वो लोग पास करा दिए। जैसे मान चलो बीजेपी सरकार है, इसने बजट अलग अलग मंत्रालय को दे दिया, किसी को कुछ किसी को कुछ। अब कैग ने अपनी रिपोर्ट दिया, अब कैग की रिपोर्ट पर जो विचार करके पार्लियामेंट के सामने उसको रखने का होता है या जो पब्लिक के बीच में लाया जाता है, वो काम कहाँ से होता है? लोक लेखा से। तो इससे क्या होता है, जो अपोजिशन होती है वो इनके ऊपर अपना एक नज़र रखे रहती है कि ये कहीं पैसा इधर उधर तो खर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे क्या होगा, पक्ष वाला ही अगर अध्यक्ष बन जाएगा तो क्या होगा कि अब कैग कोई रिपोर्ट दिया, अब उस पर विचार करने के लिए कौन बैठे हैं? यही लोग हैं। अब अध्यक्ष इधर का उधर कर दिया, अपने आप वो चीज़ें पब्लिक के सामने आई ही नहीं। तो इसलिए जो है इस मुद्दे को विपक्षी दल का अध्यक्ष ही हैंडल करता है। अब बात करें चुनाव की, चुनाव सेम है जैसे हम लोग पीछे देख चुके हैं, समानुपातिक। ये क्या है? एकल हस्तांतरणीय। ठीक है, एकल हस्तांतरणीय तो हम लोगों ने किया भी है, तो इसको आप लोग जो है पीछे हम लोग चाहे राष्ट्रपति हो या फिर उसके बाद राष्ट्रपति के साथ में हम लोग राज्यसभा वाले में भी देखे थे, तो हर एक जगह इसको देखे। तो इसको यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करते, बस इतना जानते रहो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा ये होता है। अब बात करते हैं कार्य का। इसका कार्य क्या है? कैग की रिपोर्ट पर विचार करना। अब आप लोगों को बताना है कैग कौन कौन से रिपोर्ट जो है, जैसे 3 रिपोर्ट कैग देता है। कैग रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उसे पार्लियामेंट के सामने रखती है, यानी कि स्पीकर के सामने रखती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कैग अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो वहाँ पे स्पीकर का आता है, पार्लियामेंट का आता है, राष्ट्रपति का आता है। लोग बेसिकली स्पीकर को मार के आ जाते हैं, जबकि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसको सदन के समक्ष रखता है, यानी कि स्पीकर के समक्ष। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये जो है कार्य क्या है? कैग की रिपोर्ट पर जाँच करना। इसमें आप लोग बताइए, जैसे एक एप्रोप्रिएशन का है, फिर उसके बाद कौन कौन से हैं, आप 2 रिपोर्ट आप बताइए। बात करते हैं इसकी जो शक्ति होती है। अगर इसकी शक्ति की बात करें तो ये शक्ति कैसी है? परामर्शकारी है। ठीक है, यानी कि ये कोई बाइंडिंग नहीं है। ये जो भी सुझाव देंगे ये मानना जो है जो हमारी सरकार है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, तो ऐसे समझो। इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंबर ही लगभग पीसीएस में पूछ लेता है कि सबसे अधिक मेंबर किस में होते हैं, तो इसमें 3 ऑप्शन दे दिया। या एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर हैं, ये तो कई बार पूछ लिया है। तो इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से। ठीक है, तो इसको देखोगे ये बेसिकली 7 की तरह है। आर राइट में है, एल लेफ्ट में है, तो इसको जो है आप लोग ऐसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं, लेकिन इसमें से कोई सदस्य जो है मंत्री नहीं हो सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। अब बात करते हैं इनका टर्म कितना है, इनका कार्यकाल इनका 1 साल का होता है। इसे जो है एस्टीमेट जो हमारी कमेटी है उसकी जुड़वा बहन भी इसको बोल देते हैं, तो ये भी किसी एग्जाम में इसको पूछा था, पीसीएस के एग्जाम में पूछा था, तो इसको भी याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है ये जो है सभी में अप्लाई होगा। इनको जो अधिकार नहीं मिले हुए हैं, जैसे कोई कमेटी बना दी गई, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, वो जो है जो दैनिक प्रशासन से रिलेटेड जो मामले हैं कि जैसे समिति कोई चल रही है, ठीक है, उस समिति को बताया गया है, लेकिन वो समिति जैसे मान चलो कि सदन का कामकाज चल रहा है, सत्र चल रहा है, अब ये नहीं कि दैनिक प्रशासन से रिलेटेड जो मामले हैं उस पर वो कोई चीज़ अड़ंगा लड़ाएं, ऐसा नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये चीज़ सही कर रहे हो, ऐसा नहीं है, पॉलिसीज़ पे वो उंगली नहीं उठाएंगे, तो ये भी इसका एक वो है। अब बात करते हैं इसके बाद एस्टीमेट कमेटी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो इसको जो है हमारे फिनांस मिनिस्टर थे 1950 में, जॉन मथाई जी। अब समझो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो इनका माथा इतना ज़्यादा फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो माथा आधा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो मथाई क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1950 में ही इन्होंने जो है एस्टीमेट कमेटी बनाई थी। ठीक है, अगर इसके पहले भी देखें तो ये चर्चा में आ जाता है 1921 में ही, लेकिन वो एक वित्त कमेटी बनी हुई थी, उसके अंडर में थी। ठीक है, लेकिन मिलती जुलती इसी से थी।
ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 25 मेंबर शुरू में थे, लेकिन अभी कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर हैं। तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, 30 मेंबर कब से होते हैं? 1956 से। सेम इसमें भी है, 30 मेंबर होंगे लेकिन कोई मिनिस्टर नहीं होगा, ठीक है, मंत्री नहीं होगा। इसका कार्य क्या है? जो बजट जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट जो अलॉट किए गए हैं उस खर्च की जो है समीक्षा करना इसका काम है। बजट खर्च की समीक्षा कौन करता है? एस्टीमेट। अब जहाँ पैसा होगा उसी का एस्टीमेट होगा, तो ऐसे याद रखिएगा। इसका जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष का होता है। वैसे भी सरकार पैसे के लिए जो है अपने ही किसी को बनाएगी, तो ऐसे याद रखना। अब बात करते हैं स्पीकर। इसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। ये जो मेंबर हैं ये कहाँ के होते हैं? लोकसभा, ठीक है। इसी में से स्पीकर किसी को जो है एक को अध्यक्ष बना देता है, तो ये है, ठीक है। अध्यक्ष कौन होगा? सत्ता पक्ष का। चुनाव सेम समानुपातिक और एकल हस्तांतरणीय मत, तो ये तो आप याद रखिएगा। अनुपातिक 1, ये हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा। इनका जो टर्म होता है वो कितना होता है? 1 साल का होता है। अब बात करें इसके बाद लोक उपक्रम, इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरप्राइज, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइज, ठीक है। तो इसमें कौन आते हैं? इसको अगर इसका देखें कि कृष्ण मेनन थे 1964 में, तो इसको लाने का जो श्रेय जाता है वो कृष्ण मेनन को जाता है। ये क्वेश्चन 1-2 बार पीसीएस में पूछ चुका था। एम लक्ष्मीकांत में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, मैंने पीवाईक्यू से इसको उठाया था। बात करें इसमें जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? वही सेम 22 होते हैं, ठीक है। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा में, 7 राज्यसभा में होते हैं। पहले और तीसरे में कितने होते हैं? ये 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सिर्फ एस्टीमेट वाले में कितने होते हैं? 30 होते हैं, टी 30, ठीक है। तो इसमें जो सदस्य होते हैं इनमें मिनिस्टर नहीं होंगे 22 मेंबर्स में। कार्य क्या है? वही पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं उनके अकाउंट की, उनके लेखा की जांच पड़ताल करना, ये जो है इनका काम है। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने वित्त में देखा। स्टैंडिंग कमेटी 6 भागों में, उसमें सबने वित्त वाले तीनों देख लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आती है जांच समिति, ठीक है। जांच समिति में 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक है विशेषाधिकार जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है आचार समिति। विशेषाधिकार समिति को क्या बोलते हैं? सेमी जुडिशियल। ये एक बार यूपीएससी में 2-3 बार पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पीसीएस में भी आ चुका है कि इनमें से कौन सी कमेटी अर्धन्यायिक है, ठीक है। अर्धन्यायिक कौन सी है? वो है विशेषाधिकार कमेटी। ये इसलिए इसको अर्धन्यायिक बोलते हैं क्योंकि ये जो है जब ये जांच करती है, जांच के बाद ये सजा के लिए भी मतलब कि उसको जो है एक सुझाव देती है, तो ऐसा समझो, ठीक है। तो सेमी जुडिशियल हो गया। ये जो है देखती क्या है कि जैसे जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं यानी कि एमपीज हैं, उनके अधिकारों का अगर हनन होता है, उनके प्रिविलेजेस का हनन होता है। प्रिविलेजेस कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? 105। अगर उससे रिलेटेड अगर उनके विशेषाधिकारों का हनन होता है तो कौन समिति बनेगी? विशेषाधिकार समिति बनेगी, ठीक है। ये जो है लोकसभा में 15 मेंबर्स की बनाई जाती है, राज्यसभा में 10 मेंबर्स की बनाई जाती है, तो ऐसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं आचार समिति, कंडक्ट से रिलेटेड है कि जो उनके आचरण हैं, जैसे आप लोग देखते हैं पार्लियामेंट में कभी बहस चल रही है तो किसी ने चप्पल उठा के मार दिया, तो किसी ने गाली दे दिया, तो 1-2 बार तो कॉलर तक पकड़ने में आ गए हैं, तो कॉलर वगैरह भी पकड़ लेते हैं। तो ये जो है अगर ऐसे कोई आचरण कर रहा है तो उससे रिलेटेड कौन समिति बनती है? आचार समिति। अब बात करते हैं परीक्षण एंड नियंत्रण समिति, ये तीसरी समिति है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही हैं, एक SC/ST और दूसरा महिला एम्पावरमेंट से रिलेटेड, यानी कि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड जो भी मामले जाते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से एक्ट आ सकते हैं, कोई बिल ऐसा बनाया जा सकता है, कानून अगर कोई गलत है तो उसको कैसे सही किया जा सकता है, वो कौन सी होगी? ये समिति। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 30 मेंबर, ठीक है। 30 मेंबर, 20 मेंबर कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। 10 मेंबर कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। तो इसको याद रखिए, बस इसमें ये याद रखिए कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर SC/ST और महिला एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो केसेज हैं उसमें। अब इसके बाद बात करते हैं, चौथा है विभागीय समिति। तो इसमें देखो, विभागीय समिति एक 1993 में तो पहली बार आती है। 1993 में जब आती है तो इसमें टोटल कितने थे? 17 थे,
ठीक है। विभागीय समितियों का मतलब ऐसे समझो जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, तो अलग अलग मंत्रालय हैं, तो उन मंत्रालय उन विभागों से रिलेटेड क्या बना दी जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंटल कमेटी बना दी जाती है। वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उन पर अच्छे से विचार करते हैं, फिर अपने सुझाव किसको देते हैं, जो उनके मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ही इसको हेड करते हैं, बस इतना समझो। तो 1993 में 17 विभागीय समितियां बनती हैं, 2004 में 7 बनती हैं, अभी टोटल कितनी हैं, 24 हैं। इन 24 में बात करें 16 लोकसभा से रिलेटेड है, 8 किससे रिलेटेड है, राज्यसभा से। तो इसको बस एज इट इज याद रखिएगा कि टोटल कितनी विभागीय समितियां हैं, 24, ठीक है। इसमें सदस्य कितने होते हैं, 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। अगर हम 13वीं लोकसभा देखें, 13वीं लोकसभा के पहले तक यानी 13वीं लोकसभा तक कितने होते थे, 45 होते थे, ठीक है। 30 और 15 का रेशियो होता था, 30 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से। लेकिन अभी कितने हैं, 31 मेंबर हैं, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, ठीक है। अगर हम इनके टर्म की बात करें, टर्म कितना है, 1 साल का है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करें 5वां है दैनिक कार्य से रिलेटेड, कि दिन प्रतिदिन अगर पार्लियामेंट्री अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो वहाँ पे दिन प्रतिदिन कौन सा काम हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अलग से होती है। और एक होती है सेवा समिति। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट ये दोनों नहीं है, तो इसको एज इट इज याद रखिएगा, ये आएगा नहीं एग्जाम में। जो बेसिकली आएगा, विभागीय समितियाँ आएंगी, विशेषाधिकार समिति बार बार पूछी जाएगी, और ये 3 समिति, यही 5 समितियाँ इंपॉर्टेंट हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें तो ये 3 ही हैं, लोक लेखा जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट, और उसके साथ में एस्टिमेट कमेटी, इसके बाद जो है पब्लिक इंटरप्राइजेज, ये 3 कमेटियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं तदर्थ, जिसके क्या बोलते हैं, एडहॉक कमेटी, ठीक है। ये किस प्रकार की होती है, अस्थायी प्रकृति की होती है, ठीक है। इसमें अगर देखें पहली ये 2 टाइप की है, एक होती है जांच समिति, ठीक है, और दूसरी होती है सलाहकार समिति, ठीक है। पहली जांच समिति, दूसरी सलाहकार समिति। अगर जांच समिति में देखें तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं, तो वही इस कमेटी को बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप बोफोर्स जो घोटाला सामने आया था, या 2G घोटाला आया था, या जो एक राफेल वाला जो घोटाला था, ठीक है, घोटाला इन द सेंस की कांग्रेस बोल रही थी घोटाला है, ठीक है, तो राफेल वाले मामले में, तो इन सब में जांच समिति बनाई गई थी, ठीक है। तो ये कौन बनाता है, हमारे अध्यक्ष और सभापति। सभापति कहाँ होते हैं, राज्यसभा में। अध्यक्ष कहाँ होते हैं, जिनको स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा में, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जो प्रेसिडेंट, इनका काम क्या है, जैसे प्रेसिडेंट स्पीच दिए, प्रेसिडेंट कब स्पीच देते हैं, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में जाओ, जब जैसे लोकसभा, जब नई नई लोकसभा आती है तब पहली बार वो स्पीच देते हैं। उसके बाद और कब वो देंगे, हर एक सेशन स्टार्ट होने के पहले, ठीक है। तो वो अपनी स्पीच जो है अपनी स्पीच देते हैं। तो ये अगर प्रेसिडेंट की स्पीच के टाइम पे, अगर जो उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लेके जाते हैं पीएम, या उस टाइम पे अगर स्पीच ही दे रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर किसी सदस्य ने कुछ ऐसा व्यवहार किया जो उनके आचरण के खिलाफ है, ठीक है, तो मोरल कंडक्ट के आधार पर जो है ये जांच समिति एक जांच बैठाती है। अगर जो एमपी वो पाए जाते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब बात करें बोफोर्स घोटाला, ठीक है, 2G घोटाला, ये सब इसके एग्जाम्पल में है, तो इसको देख लीजिएगा। अब दूसरी बात करते हैं सलाहकार समिति, ठीक है। तो इसका काम क्या है, जो बिल होते हैं वो उस पर चर्चा करता है। जांच समिति और सलाहकार समिति में बस इतना अंतर है कि इसके पास में बहुत सारे मामले जाते हैं, लेकिन सलाहकार समिति सिर्फ बिल पर ही चर्चा करती है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ आती है, एक प्रवर समिति आती है जिसे सेलेक्ट कमेटी बोलते हैं, दूसरी संयुक्त समिति आती है जिसे क्या बोलते हैं, ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिलेक्ट कमेटी की, तो इनका काम क्या है, विधेयक पर विचार करना। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 30 लोकसभा, अगर राज्यसभा में बन रही है 30 राज्यसभा। अब बात करते हैं ज्वाइंट कमेटी। ज्वाइंट कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 45 मेंबर होते हैं। इसमें से 15 राज्यसभा से होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। जब भी होगा ज़्यादा कहाँ से होगा, लोकसभा से। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंबर 543 मेंबर कहाँ पे हैं, लोकसभा में, और यहाँ पे कितने मेंबर हैं, 245 ही हैं, संख्या कम है, इसलिए यहाँ पे भी इनकी संख्या कम ही रहेगी।
अब बात करते हैं इनका काम क्या है। ये जो है संशोधन भी प्रस्तावित कर सकते हैं, यानी जैसे कोई विधेयक है, ठीक है, जैसे मान के चलो कि कई बार सरोगेसी को लेके बिल गया पार्लियामेंट के पास में, या अभी लड़कियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये था मामला, ठीक है। तो ये सब मामले कहाँ भेज दिए जाते हैं, हमारी ज्वाइंट समिति या सिलेक्ट कमेटी के पास में। तो ये उन सब पे चर्चा करती है कि क्या इस पे जो है कोई सुझाव दिया जा सकता है। तो अगर कोई सुझाव है, कोई संशोधन करना है कि ये चीज़ हटा दो भाई, ये चीज़ कर दो, तो वो कौन करती है, हमारी यही कमेटियाँ करती हैं, ठीक है, एडहॉक कमेटी। तो ये संशोधन भी प्रस्तावित करती हैं। ये कोई अगर वैसा कोई ऐसा पॉइंट है तो उस पर विरोध भी दर्ज करा सकती हैं। ये चाहे तो अलग अलग, जैसे कोई साइंटिस्ट है, अगर साइंस से रिलेटेड अगर कोई चीज़ चल रही है तो उनसे कोई संघ, जैसे मान चलो फिक्की है, एसोचैम है, ठीक है, अगर कोई हमारे इकॉनमी और इन सब से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो उनसे अपना वो राय भी मांग सकते हैं। तो इससे क्या होगा, विशेषज्ञों की राय मिल जाएगी, बिल और अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसका एक रीज़न होता है। तो एडहॉक ये समय समय पर बनाई जाती है और अपने आप इसको जो है फिर इसका काम पूरा होते ही इसको समाप्त कर देते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एडहॉक कमेटी बोलते हैं, ठीक है। और जो स्टैंडिंग कमेटी होती है ये स्थायी रूप से होती है कि इसको इतने टाइम के लिए बना दिए, फिर इतने टाइम के अंतराल पे इसको बनाते रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी। इसके बाद जो अगला हम लोग करेंगे, एक 5 से 10 मिनट का वीडियो आएगा, वो है डिपार्टमेंटल कमेटी के, सॉरी कैबिनेट कमेटी की। तो कैबिनेट कमेटी उसमें कर लेंगे, और इसके साथ में एक 20 से 25 मिनट का वीडियो सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करने के पहले और आएगा। वो रहेगा कि पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको एक बार में हम लोग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी, और उसके बाद से रिवाइज होने के साथ में आपको जो चीज़ें इसमें छूटी हुई हैं, जैसे मैंने आर्टिकल 105 बोला, 109, 110 बोला, 112 इंपॉर्टेंट है, 114 इंपॉर्टेंट है, 117 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बेस पे 118, 120, 121, 123, तो ये सब आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो इनको एक बार हम लोग आर्टिकल के थ्रू ही कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, पार्लियामेंट आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ये इतना आज के लिए हो गया, ठीक है। तो अब वीडियो अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो आ ही जाएगा 1-2 दिन में। थोड़ा वीडियो इस समय थोड़ा गैप हो जा रहा है, एक्चुअली मेरी कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी, फीवर हो रखा था, तो तभी आप लोग देख रहे होंगे वीडियो 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते पे आ रहे थे। तो अभी क्या होगा कि धीरे धीरे कुछ दिनों में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, 2-4 दिन में, तो वीडियो आपको रेगुलर मिलने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो जो भी इसके नीडी हैं आप उनके पास में पहुँचाते रहो। अगर आपको टाइम पे अगर बिल अगर चाहिए वीडियो की आपको तुरंत मिल जाए तो आप बिल पे भी प्रेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वीडियो मैंने अपलोड किया आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे हैं जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कर लो यार, इसका किसी को कोई पैसा नहीं मिलता है, बस एक मोटिवेशन मिलता है। इससे क्या होता है कि ये लगता है कि अच्छा मेरे से इतने लोग जुड़े हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ती जाती हैं कि यार इतने लोग जुड़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि मैं चीज़ों को और अच्छे से लेके आऊँगा और टाइम टू टाइम लेके आऊँगा। तो ये भी उसका एक वो है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।